क्या आप 5 रुपये देकर 1 रुपये की टॉफ़ी स्वीकार करेंगे? मैं इसी प्रश्न से अपना संदेश स्टार्ट करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे 2 सवाल पूछने आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इन 2 सवालों का जवाब आपके मन में पहले से मौजूद है। पहला सवाल, मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हैं। आप पार्ले जी बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, उसकी कीमत है 5 रुपये। ठीक है, आप दुकानदार को पूरे 5 रुपये दे देते हैं, लेकिन बदले में वह आपको 1 रुपये की एक टॉफी पकड़ा देता है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पैसे पार्ले जी के लिए दिए थे, टॉफी के लिए नहीं। अब दूसरा सवाल, यदि वही दुकानदार बार बार आपके पैसे लेकर आपको आपकी मांगी हुई चीज ना दे, तो आप क्या करेंगे? बहुत आसान जवाब है, आप दुकानदार बदल देंगे। आप अपने पैसे उसी व्यक्ति को देंगे जो आपके पैसे के बदले ईमानदारी से सामान या सेवा देगा। दोस्तों, अब इसी एग्जाम्पल को ड्रीम वैली फेज 2 पर लागू कर दीजिए। हमने पहले वर्ष के लिए 3 रुपये 33 पैसे प्रति वर्ग फुट मेंटेनेंस दिया है, लेकिन क्या उसके बदले हमें वैसी सुविधाएं मिली जिनके लिए हमने भुगतान किया? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है और यही कारण है कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यदि मैं अभी सिर्फ सुविधाओं की सूची गिनाना शुरू कर दूं, तो आप पूरी तस्वीर समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि यह केवल मेंटेनेंस का विषय नहीं है, यह विश्वास का विषय है, यह पारदर्शिता का विषय है, यह जवाबदेही का विषय है और सबसे बढ़कर हम सबके भविष्य का विषय है। आज जो बातें मैं कहूंगा, उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति का विरोध करना नहीं है, ना ही किसी के प्रति द्वेष फैलाना है। मैं केवल कुछ सवाल रखूंगा, कुछ फैक्ट्स रखूंगा और निर्णय आप पर छोड़ दूंगा। क्योंकि डेमोक्रेसी में निर्णय भीड़ नहीं, जागरूक नागरिक लेते हैं। दोस्तों, किसी भी संस्था की पहचान उसके पदाधिकारियों से नहीं होती, उसकी पहचान होती है उसकी पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी से। यदि कोई संस्था पूरी ईमानदारी से काम कर रही है, तो उसे सवालों से डरने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि सवाल दुश्मन नहीं होते, सवाल व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। लेकिन यदि सवाल पूछने पर जवाब ना मिले या गोलमोल जवाब मिले, तो यहीं से संदेह पैदा होता है। और जहां संदेह पैदा होता है, वहीं विश्वास कमजोर होने लगता है। यह सार्वभौमिक सत्य है। यही कारण है कि आज मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ सवाल पूछूंगा। और यदि इन सवालों के स्पष्ट उत्तर मिल जाते हैं, तो सबसे पहले मुझे खुशी होगी। क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी को हराना नहीं है, हमारा उद्देश्य अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाना है। अब जरा समय में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। अक्टूबर 2024 की तरफ चलते हैं, जब एडहॉक एओ का गठन हुआ था। यदि यह संस्था पूरी पारदर्शिता के साथ बनी है, तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज हर होम बायर्स और हर रेसिडेंट्स को मिल जाना चाहिए। तो आइए अब उन सवालों की बात करते हैं जिनके जवाब हर होम बायर्स और हर रेसिडेंट्स को मिलने चाहिए। बट मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह आरोप नहीं है, यह केवल सवाल है। और यदि कोई संस्था पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, तो उसे इन सवालों के जवाब देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। पहला सवाल, एडहॉक एओ के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर के पदों के लिए कितने लोगों से नॉमिनेशंस आमंत्रित किए गए थे? इसका उत्तर भविष्य भी तय करेगा। क्या पूरी सोसाइटी को
समान अवसर दिया गया था या कुछ लोगों के बीच ही यह प्रक्रिया पूरी हो गई थी? दूसरा सवाल, एडहॉक आयोग का गठन किस कानून या किस एक्ट के तहत हुआ? यदि किसी एक्ट के तहत हुआ या स्पेशल ऑर्डर के तहत हुआ तो उसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं है? तीसरा सवाल, इस संस्था के मॉडल बायलॉज कहाँ हैं? क्योंकि जिस संस्था के नियम रेसिडेंट्स को ही ना मालूम हो, वह संस्था रेसिडेंट्स के प्रति जवाबदेह कैसे बनेगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे तय की जाएगी? चौथा सवाल, हर पदाधिकारी की लिखित जिम्मेदारी क्या है? कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या है, और यदि काम नहीं होता तो जवाब किससे पूछा जाए? पांचवा सवाल, पिछले 21 महीनों में कितनी जनरल बॉडी मीटिंग हुई, कितनी पब्लिक मीटिंग्स हुई, और उनकी मिनट्स ऑफ मीटिंग यानी MOM रेसिडेंट्स के सामने या बायर्स के सामने क्यों नहीं रखी गई? यदि निर्णय रेसिडेंट्स के हित में लिए गए हैं तो उन्हें पब्लिक फोरम में रखने में संकोच कैसा? छठा सवाल, आज तक एडहॉक आयोग का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है कि संस्था औपचारिक रूप से जवाबदेह बनने की प्रक्रिया से अब भी दूर है और अब भी दूर भाग रही है? सातवां सवाल, जिन एजेंसीज को हमारे मेंटेनेंस के पैसे से हायर किया गया, उनके एग्रीमेंट्स होम बायर्स के लिए उपलब्ध क्यों नहीं है? ऐसा क्या है उनमें कि हमें नहीं मिलता? क्या हमें यह जानने का अधिकार नहीं है कि हमारे पैसे किन लोगों को किन शर्तों पर दिए जा रहे हैं? और आठवां सबसे महत्वपूर्ण सवाल, NBCC से कौन कौन सी एमेनिटीज टेक ओवर हुई हैं? उनकी सूची आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? यदि हमें यह भी नहीं पता कि कौन सी सुविधाएं हमारी जिम्मेदारी में आई हैं, तो हम यह कैसे समझेंगे कि हमारा मेंटेनेंस फंड कहां खर्च हो रहा है? दोस्तों, अब मैं आपसे एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूं। मान लीजिए आपके बच्चे का स्कूल का रिजल्ट आता है। स्कूल सिर्फ इतना कह दे कि आपका बच्चा पास है या फेल है, लेकिन ना रिपोर्ट कार्ड दिखाए, ना आंसर शीट दे, ना मार्क्स बताए, तो क्या आप ऐसे स्कूल पर आंख बंद करके विश्वास करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि विश्वास जानकारी से बनता है, पारदर्शिता से बनता है और जवाबदेही से बनता है। ठीक यही बात हमारी सोसाइटी पर भी लागू होती है। दोस्तों, याद रखिए, सवाल पूछना अविश्वास की निशानी नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने की निशानी है। जो व्यक्ति अपने पैसे का हिसाब पूछता है वह गलत नहीं होता। जो व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करता है वह विरोधी नहीं होता। और जो व्यक्ति पारदर्शिता की मांग करता है वह किसी का दुश्मन नहीं होता। वह अपनी सोसाइटी का जिम्मेदार सदस्य होता है। इसलिए आज मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि यदि इन सवालों के स्पष्ट और दस्तावेजों पर आधारित रिप्लाई रेसिडेंट्स के सामने रख दिए जाएं, तो सबसे पहले विश्वास मजबूत होगा। और जहां विश्वास मजबूत होता है वहीं समाज भी मजबूत होता है। लेकिन जब सवाल पूछे गए तो एक नया भ्रम फैलाया गया। कहा गया कि स्पेशल GBM बुलाने वाले लोग फर्जी हैं और इस बैठक का उद्देश्य केवल चुनाव कराना है। क्या वास्तव में ऐसा है? आइए अब इसी सच्चाई को समझते हैं। देखिए, यदि किसी को इस नाम से आपत्ति है तो इसे होम बायर्स संवाद मंच कह लीजिए, रेसिडेंट्स मीट कह लीजिए, या सोसाइटी मीट कह लीजिए, या फिर स्पेशल बायर्स और रेसिडेंट्स मीटिंग कह लीजिए, SBRM बोल दीजिए शॉर्ट में। लेकिन क्या नाम बदल देने से उद्देश्य बदल जाएगा? उद्देश्य बिल्कुल नहीं बदलता। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं। यदि किसी सोसाइटी में रेसिडेंट्स अपनी समस्याओं पर बैठकर चर्चा करें तो क्या यह गलत है?
क्या फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी पर चर्चा करना गलत है? क्या मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंसी की बात करना गलत है? क्या अपने ही मेंटेनेंस के पैसे का हिसाब मांगना गलत है? यदि आपका जवाब नहीं है तो फिर इस बैठक से डर कैसा? अब मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं। हम रेसिडेंट्स ने 4 अप्रैल 2026 को पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में जनरल सेक्रेटरी से जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने का अनुरोध किया था, जो आज तक हुआ नहीं है, इसलिए करना पड़ा। उस पर 10 अप्रैल 2026 को निर्णय लेने की बात भी हुई, लेकिन उसके बाद भी कोई जनरल बॉडी मीटिंग नहीं बुलाई गई, ना कोई न्यूज़ दिया गया। अब आप ही बताइए, जब संवाद का आधिकारिक मंच उपलब्ध ना कराया जाए तो रेसिडेंट्स अपनी बात कहां रखें? क्या उन्हें चुप रहना चाहिए या शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ बैठकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए? दोस्तों, इसीलिए यह बैठक आयोजित की गई है, किसी के विरोध के लिए नहीं, बल्कि संवाद के लिए, डायलॉग के लिए। अब दूसरे भ्रम की बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि इस बैठक का उद्देश्य केवल इलेक्शन कराना है। मैं पूरी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, यह सही नहीं है। इस बैठक का पर्पज है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंसी, मेंटेनेंस के बदले बेहतर सुविधाएं कैसे मिले, इस पर चर्चा करना है। रेसिडेंट्स की समस्याओं का समयबद्ध समाधान कैसे हो, इस पर चर्चा करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ई और एफ ब्लॉक्स के आने वाले हजारों बायर्स उन कठिनाइयों का सामना ना करें जिनसे आज हम गुजर रहे हैं। अब रही बात अगर इलेक्शन की, तो इस विषय पर कोर्ट रिसीवर पहले से संज्ञान ले रहे हैं। वो ऑलरेडी कॉग्निजेंस ले चुके हैं। इस संबंध में एक नहीं 3-3 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कोर्ट रिसीवर ऑफिस बेयरर ने मुझसे पर्सनली कहा कि 25 जून 2026 को एडहॉक एओ की ओर से इलेक्शन कमेटी के गठन को लेकर आश्वासन भी दिया गया था, और बाद में 29 जून 2026 के नोटिस में आगे की समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। इसलिए इलेक्शन अपनी प्रक्रिया से होगा और जल्द होना भी चाहिए, क्योंकि ना होने की वजह से सोसाइटी के खर्चे का बिल पास भी नहीं हुआ है। यदि सोसाइटी की सुविधाएं रुक जाएंगी और सेफ्टी और सिक्योरिटी से समझौता होगा, इसके लिए तो वर्तमान एडहॉक एओ ही जिम्मेदार होगा। लेकिन जब भी इलेक्शन होगा, हर होम बायर्स के लिए भाग लेने का अवसर होगा। आप भी नॉमिनेशन भर सकते हैं, मैं भी भर सकता हूं, कोई भी योग्य रेसिडेंट्स नॉमिनेशंस भर सकता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या इलेक्शन होने तक रेसिडेंट्स अपनी समस्याओं पर चर्चा भी ना करें? क्या बिजली, पानी, सुरक्षा, मेंटेनेंस, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, इन सब विषयों पर 2 महीने या उससे भी अधिक चुप रहा जाए? क्या यही एक जिम्मेदार समाज की पहचान है? मुझे नहीं लगता। और एक बात जो मुझे सबसे अधिक आश्चर्यचकित करती है, वो ये है कि एडहॉक एओ के ही कुछ लोग कहते हैं कि यह बैठक बुलाने वाले फर्जी हैं। मैं फिर एक सवाल पूछता हूं, यदि एक होम बायर दूसरे होम बायर्स को बैठकर चर्चा करने के लिए बुलाए, तो क्या वह फर्जी हो जाता है? यदि ऐसा है तो फिर इस सोसाइटी का हर होम बायर फर्जी कहलाएगा। क्या आप अपने आप को फर्जी मानते हैं? आप बताएं, निर्णय आपको करना है दोस्तों। लोकतंत्र कभी भी मौन से मजबूत नहीं होता। लोकतंत्र संवाद से मजबूत होता है, भागीदारी से मजबूत होता है और सवालों से मजबूत होता है। इसलिए 12 जुलाई 2026 की यह बैठक किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं है, किसी व्यक्ति के विरोध में भी नहीं है। यह उन मुद्दों के पक्ष में है जो हर रेसिडेंट्स और होम बायर्स के जीवन को प्रतिदिन प्रभावित करता है।
और यदि आज हमने इन मुद्दों पर मिलकर बात नहीं की तो कल इतिहास अपने आप को दोहराएगा। मेरी बात गांठ बांध कर रख लीजिए। अब मैं आपको कुछ वास्तविक घटनाएं बताऊंगा, ऐसी घटनाएं जो किसी भाषण का हिस्सा नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी का जीता जागता अनुभव है, और शायद उन्हें सुनने के बाद आप स्वयं तय कर पाएंगे कि यह बैठक क्यों आवश्यक है। दोस्तों, अब मैं किसी राय की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कुछ घटनाएं रखूंगा और निर्णय आप स्वयं कीजिए। मुझे नहीं करना, आप स्वयं कीजिएगा। पहली घटना, एक होम बायर B6 टावर के हैं। 13 अगस्त 2025 को अपना पोजीशन लेटर जमा करते हैं, लेकिन लगभग 1 वर्ष बाद भी उन्हें उनका फ्लैट नहीं मिलता। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब पहले से खुले हुए टावर का एक फ्लैट समय पर नहीं मिल पाया तो हम कैसे मान लें कि भविष्य में सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा? फिर एडहॉक एओ को झूठा प्रचार नहीं करना चाहिए कि यदि इलेक्शन हो जाएगा तो ई और एफ ब्लॉक की डिलीवरी डिले होगी। इन्हें तो इस बात का जवाब देना चाहिए कि खुले हुए टावर में जो 1 साल का डिले हो रहा है वो भी बिना चुनाव के, ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए दूसरी घटना की बात कर लेते हैं। कई होम बायर्स ऐसे हैं जिन्हें फ्लैट टावर खुलने के कई महीनों के बाद मिला है, लेकिन एडहॉक एओ ने मेंटेनेंस उस तारीख से मांगा जब उनके पास न चाबी थी न कब्जा, और ले भी लिया। जरा सोचिए, जिस घर में आप रह ही नहीं रहे थे उसका मेंटेनेंस आपसे क्यों लिया जाए? क्या ऐसी व्यवस्था पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? तीसरी घटना की बात करते हैं। 21 मई 2025 की है ये। C10 टावर में आग लगती है। पता चलता है कि फायर इक्विपमेंट्स दूसरी सोसाइटी से मंगवाना पड़ा था। दोस्तों, आग यह देखकर नहीं लगती कि कौन प्रेसिडेंट है और कौन रेसिडेंट्स है। आग सिर्फ एक बात देखती है, तैयारी है या नहीं। यदि आज हम फायर सेफ्टी पर गंभीर नहीं होंगे तो कल पछताने का अवसर भी शायद ना मिले। चलिए चौथी घटना का भी जिक्र कर लेते हैं। आज भी वेंडर एग्रीमेंट्स रेसिडेंट्स के सामने सार्वजनिक नहीं है। एमिनिटीज की स्पष्ट सूची भी नहीं है। फाइनेंशियल ऑडिट भी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर का नियमित विवरण भी और डिटेल विवरण भी उपलब्ध नहीं होता है। अब मैं पूछता हूं, यदि पैसा रेसिडेंट्स का है तो जानकारी भी रेसिडेंट्स की ही होनी चाहिए या नहीं? पांचवी घटना, बी ब्लॉक कई महीनों से बिजली और पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या एडहॉक एओ को एक मुफ्त मेंटेनेंस वसूलने में संघर्ष करना पड़ा? सीसीटीवी नहीं है, इंटरकॉम नहीं है, 1 वर्ष से फायर मॉक ड्रिल नहीं हुआ है, वाटर टैंक की सफाई 13 महीने बाद हुई, और जब हुई तो गंदे नाले जैसा पानी निकला जिसको पीने के लिए हम सबको मजबूर किया गया। डीएलपी की स्पष्ट जानकारी नहीं है। क्या हम इसी व्यवस्था को आने वाले वर्षों तक जारी रखना चाहते हैं या इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं? छठी घटना, समय समय पर ऐसी शिकायतें सामने आई कि कार क्लीनर्स, कारपेंटर्स और ब्रोकर से अनुचित मांगे की गई। यदि ऐसी शिकायतें बार बार सामने आती हैं तो समस्या व्यक्ति की नहीं, सिस्टम की है दोस्तों। और एक अच्छा सिस्टम केवल पारदर्शिता और जवाबदेही से बनता है। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज हम यहां हैं, कल ई और एफ ब्लॉक के हजारों परिवार यहीं रहेंगे। अब निर्णय हमें करना है। क्या हम चाहते हैं कि उन्हें भी वही समस्याएं मिले जो आज हम मिलकर झेल रहे हैं, या हम चाहते हैं कि उन्हें एक बेहतर, अधिक सुरक्षित और अधिक पारदर्शी सोसाइटी मिले? दोस्तों याद रखिए, समस्याएं अपने आप पैदा नहीं होती और ना ही अपने आप समाप्त होती हैं। उनका समाधान तभी निकलता है जब जिम्मेदार लोग एक साथ बैठते हैं,
बात करते हैं, सवाल पूछते हैं और समाधान खोजते हैं। अब मैं शुरुआत में पूछे गए अपने पहले सवाल पर फिर लौटना चाहता हूं। याद होगा आपको कि यदि आप 5 रुपए देकर 1 रुपए की टॉफी स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर इतना महंगा मेंटेनेंस और कॉर्पस फंड देकर अधूरी सुविधाएं और बिना पारदर्शिता वाली व्यवस्था क्यों स्वीकार करेंगे। दोस्तों, यह किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, यह हमारी सोसाइटी के भविष्य की बात है, यह हमारे बच्चों की सुरक्षा की बात है, यह हमारी मेहनत की कमाई की बात है और यह हमारे अपने घर की बात है। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर एक विनम्र आग्रह करता हूं। आइए 12 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे ड्रीम वैली फेज 2 में हम किसी के समर्थक बनकर नहीं बल्कि जिम्मेदार होम बायर बनकर आए, किसी के विरोध में नहीं बल्कि पारदर्शिता के समर्थन में आए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अपनी सोसाइटी, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए आए। क्योंकि आज यदि हम जागेंगे तो कल हमारे बच्चे एक बेहतर सोसाइटी में रहेंगे और यदि आज भी हम चुप रहें तो कल शिकायत करने का अधिकार भी धीरे धीरे हमारे हाथ से निकल जाएगा। निर्णय अब आपके हाथ में है। धन्यवाद। जय हिंद।